आज तक नगर निगम में जिन लोगों को दोषी पाया गया अधिकारियों को जांच के बाद में, आज तक किसी अधिकारी को जो है कार्रवाई नहीं की गई है। नगर निगम की एमआईसी की मंजूरी के बगैर लगा दिए गए, उन्हें हटाने नगर निगम की टीम 3 महीने पहले भी पहुंची थी, तब वहां के लोगों ने उसका विरोध किया और टीम लौट आई थी। महापौर जी कहते हैं कि पार्षद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी, इससे की जाएगी, बात समझ के परे जाती है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि नगर निगम जो है अपने दोषी लोगों को हमेशा बचाने में लगी रहती है। ऐसा ही पहले भी हो चुका है। मैं आपको बता देता हूँ, गणेशगंज में जो है मिश्रा जी के मकान पर आपने जो तालाबंदी कर दी थी, तब भी महापौर ने कहा था कि किसी को आपको नहीं छोड़ा जाएगा जो इसका दोषी हैगा, पर किसी अफसर का बाल भी बाका नहीं हुआ। नमस्कार, शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। तो आज जो है 22 अगस्त और आज जो है खबरों के साथ में बहुत सारी जानकारियाँ भी है, पर हम सीधा खबरों शुरू करते हैं, कार्यक्रम के समय की बचत भी कर लेते हैं। आज सीधा शुरू करते हैं, कुछ एक दो चीज़ें जिस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो हम आज प्रभात किरण की खबरों शुरू कर रहे हैं। प्रभात किरण में खबर बहुत अच्छी है ये, और वो है होप मिल को लेकर। होप मिल को लेकर खबर ये है कि होप मिल की जो ज़मीन है जिस पर न्यू सियागंज बन चुका है और मजदूरों की भलाई की गारंटी दी थी, और ज़मीन की जो है उस पर न्यू सियागंज खड़ा हो गया। अब न्यू सियागंज को लेके कहा जा रहा है कि उसका किराया जो है सरकार के खाते में जाएगा। तो जब वहाँ तो किराए का मामला ही नहीं, क्योंकि एक आध दो चार ही लोग, 25 लोग होंगे, क्योंकि बहुत बड़ी दुकानें सब बन चुकी हैं और सब मालिकी हक पे सियागंज से वहाँ पहुँचे। तो अब ये तो सारी भूमि भोपाल की और बाकी जो बचे गोपाल की हो गई है। तो अब ये किराया तो मामला नहीं है, पर ये कैसे क्या जमा होगा क्या नहीं होगा, क्या शेखर जी पूरा मामला है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस पर अब सरकार तय करेगी, क्योंकि सरकार ने इसको अपने कब्जे में ले लिया है। इसके अंदर जो है न्यू सियागंज भी सरकार के कब्जे में आ गया। ज़मीन तो आई हैगी, और ज़मीन आने के बाद उसको समझना होगा कि होप टेक्सटाइल मिल की जो ज़मीन थी, उसके वहाँ के जो मजदूर वहाँ पे काम करते थे, उनकी भलाई के लिए सरकार ने इसको जो गारंटी ली थी और इसको ज़मीन को पर अपना वो दिलाया था अधिकार। अब सरकार ने इसको वापस अपने अधिकार में ले लिया है। मजदूर तो अब रहे नहीं, ठीक है। मजदूरों को जो मिलना था, क्या मिला क्या नहीं मिला, उसका हिसाब भी अब अलग विषय हो गया है। पर अब न्यू सियागंज की जो किराए की बात कर रहे हैं, सियागंज में बिल्कुल जैसा आप कह रहे हैं कि वहाँ पर किराएदार हैं कितने, पर ठीक है, फिर भी सरकार के हिस्से में बनी बनाई एक इमारत आ गई है। अब सरकार चाहेगी तो उसके ऊपर और कुछ जो है मार्केट बनाकर अलग से किराया वसूल लेगी, या नया कुछ कंस्ट्रक्शन करके उससे पैसा कमा लेगी। हाँ, सरकार के पास चली गई ज़मीन। कुल मिला के ये है कि ना ये मालिक बन पाएंगे ना किराएदार बन पाएंगे जिनकी दुकानें हैं वहाँ। अब अगले 20-25 सालों तक जब तक ये केस चलता रहेगा, इसकी मालिकी सिद्ध होगी नहीं। और जब भी होगी तो अभी कुछ जगह पर ऐसा हुआ है कि जहाँ नए सिरे से कोई निर्णय हो गया, वहाँ पे फिर नए सिरे से उसकी एबीसीडी हुई है। उसमें कहा गया कि अच्छा ठीक है, आपको मालिकी हक मिलेगा, पर कब, जब आप इतने इतने पैसे वापस नए सिरे से जमा करा देंगे। ये सब सियागंज वाले में दिखता है मुझे कि आगे यही होगा, क्योंकि इंदौर में ऐसा मामला प्रेस कॉम्प्लेक्स में भी हो चुका है कि वहाँ पर ये सब लीज हुआ और बाकी लीज खत्म हो गई, तो उन्होंने कहा नहीं, आप नए सिरे से कोशिश करिए और जो पैसा आपको जमा करेंगे उसके बाद उसको कंटिन्यू किया जाएगा। वो आज तक उलझा पड़ा है, उसको 20 साल होने आ रहे हैं। अभी एक और खबर बात कर लेते हैं पत्रिका की। पत्रिका की एक दो खबरों पर हम बात करते हैं। पत्रिका की एक दो खबरों में ये एक अच्छी खबर है, एक तो वाकई अच्छी बात है, आज अहिल्याबाई की जयंती भी बनी है और बड़ा इस पर रहा। एक समर्पित परिवार है जो 5 पीढ़ियों से जो है देवी अहिल्याबाई की पालकी को उठा रहा है। वो 5 पीढ़ियाँ हो गई, 5वीं पीढ़ी भी उठा रही है उसकी। सिर्फ पालकी यात्रा तक ही नहीं, उनको बड़ा गर्व होता है। और वाकई बहुत अच्छी खबर दी, पूरी जानकारी दी गई है। अहिल्या पलटन में रहने वाले हेमचंद कश्यप का परिवार है जो इस सेवा से जुड़ा हुआ है, और ये बता रहा है कि उनके पुरखों वर्षों से इस जिम्मेदारी को निभाते चले आ रहे हैं और आज भी नई पीढ़ी भी इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभा रही है। 5वीं पीढ़ी का बड़ा रोचक अनुभव है, और निश्चित रूप से ये हमारे लिए भी गर्व की बात है कि एक परिवार इतने समय से 5 पीढ़ी से अहिल्याबाई की जो वो पालकी है उसको उठाने का काम कर रहा है। क्या शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इसके अंदर सबसे अच्छा कश्यप परिवार के लोगों ने, जो 5 पीढ़ी जो ऐसे पालकी को उठा रही है, कंधा दे रही है, उस पालकी, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि हम कोई पालकी का भार नहीं उठा रहे हैं, मतलब कोई वजन नहीं उठा रहे हैं, हम आस्था को उठा रहे हैं, आस्था को अपने कंधों पर लेकर चल रहे हैं। कितनी अच्छी बात उन्होंने कही है कि पालकी को लेकर चलने का जो सौभाग्यशाली लोग हैं कि 5 पीढ़ियों से उन्हें अहिल्याबाई की पालकी लेकर चलने का मौका मिल रहा है। ऐसे भाग्यशाली लोग कम ही होते हैं। और अच्छी बात है कि उनके ही शहर में जो इनको 5 पीढ़ी हो गई, छोटे से लेकर हर पीढ़ी जो नई तैयार होती जा रही है, और सब इस मौके को चूकते नहीं हैं। साल में एक बार उन्हें पालकी उठाने का जो मौका मिलता है। और बहुत किस्मत की बात है कि ये परिवार जो है 5 पीढ़ियों से अपनी पहचान बनाए हुए हैं। मतलब बहुत बिरला परिवार होता है जो अहिल्याबाई की पालकी उठा रहा है, 5 पीढ़ियों से इनका नाम हमेशा लिया जाता रहेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं अग्निबाण की खबरों में। आज अग्निबाण बहुत वजनदार है। वजनदार इसलिए भी एक 32 पेज का अखबार है और विज्ञापन खूब भरे पड़े हैं। आज जन्मदिन आनंददिन के विज्ञापन है।
खबरें उसमें ठीक है, खबरें भी अपनी जगह पर। एक दो खबरें जिस पर हम बात कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण खबरें हैं आपके पास में। एक तो चंद्रभागा से हरसिद्धि के लिए नई सेंटर मार्किंग की जाएगी। ये नई रोड की मार्किंग की स्थिति स्पष्ट हो सके कितनी जमीन सड़क के लिए ली जानी चाहिए। चंद्रभागा वाला रोड कौन सा हो गया? सीधा चंद्रभागा से हरसिद्धि वाला जो रोड अटका पड़ा है, अच्छा। आपको बता दें कि चंद्रभागा के वहां से जो ऊपर की तरफ हम जाते हैं, हाँ। वो जो रजाई गादी और ये जो हाँ, मिलते हैं उस हाँ। रोड की बात की जा रही है। इसको टीएनसीपी को लिखा गया है कि इसकी एक बार फिर से मार्किंग कर दे ताकि सड़क को बनाया जा सके। और आपको मैं बता देता हूँ, सरवटे टू गंगवाल वाली सड़क के बीच में सिर्फ बाधक यही हिस्सा बचाएगा। अगर इस हिस्से को बना लिया जाता है तो वो जो स्मार्ट शहर में, स्मार्ट सिटी में जो पहली सड़क बनाकर जो सपना दिखाया गया था कई सालों पहले, वो मुझे लगता है साकार हो पाएगा। अब हालांकि अभी पूत के पांव पालने में नहीं दिखाई दे रहे हैं, समय हैगा अभी थोड़ा सा, क्योंकि जिस जो कामों की तरफ नगर निगम इस रोड के मामले में हर बार गच्छा खाया और पीछे ही रहेगा। पर फिर भी ठीक है, कोशिश जारी है और होना भी चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि ये शहर की भलाई के लिए इस रोड को बनना बहुत जरूरी है। इस रोड के बनने से कई चीज़ों की, एक तो जवाहर मार्ग से स्टेशन इस कलेक्ट्रेट जाने वाले का दबाव बहुत कम हो जाएगा और इस रोड का भरपूर उपयोग होने लगेगा, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है। अभी केवल लोग वहाँ इसलिए नहीं आते कि इस रोड पर आने जाने में बहुत ट्रैफिक जाम होता है और बहुत लंबा समय लग जाता है। पर एक अच्छा प्रयास है, अगर जितनी जल्दी हो सके इसको किया जाना चाहिए। एक और खबर है, हालांकि पहले भी आ चुकी, पर इसके बारे में जानकारी, 733 करोड़ का केबल प्रोजेक्ट का जो है इसकी मंजूरी हो चुकी के लिए अब दिल्ली पहुंचा है ये 733। एक बार फिर ये फुगावा ऊपर आया है और इसको लेके फिर प्राधिकरण ने और जो बनाई गई पूरी योजना बना के दी गई है कि आश्चर्य नहीं होगा कि अब आपको मेट्रो के बाद में केबल कार भी शहर में चलती दिखे। मुझे तो लग रहा है कि बहुत कुछ चीज़ें चलती हुई दिखेंगी, पर ये कब चलेगी और क्या स्थिति बनेगी। और इतना 700-800 करोड़ का प्रोजेक्ट इस शहर के लिए बनाया जाना, मेरे को लगता नहीं कि इस समय इसकी वाइबल हो पाएगा प्रोजेक्ट, पर इससे ज़्यादा कहीं ज़रूरी है। एक उदाहरण आपको देता हूँ, आपको आश्चर्य होगा कि अभी कोटा का एक जानकारी आपको कि शहर इंदौर से छोटा है, पर सारे सिग्नल खत्म कर दिए उन्होंने। सारे रोडों का इतना व्यवस्थित तरीके से क्रॉसिंग कर दिया है कि कहीं पर भी आपको गाड़ी रोकने की, ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है। इतना सिस्टम से उन्होंने पूरे शहर को बांट दिया है कि कहीं पर भी आपको गाड़ी बिल्कुल स्मूथ वे में आप गाड़ी चला सकते हो। आप अपने ठीक जहाँ जहाँ आपको जाना है, 35 से 40 किलोमीटर के इलाके में आपको सिग्नल खत्म हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि ये 800 करोड़ का उपयोग करके अगर इस शहर के सिग्नल गायब कर दिए जाए तो ये सारे ट्रैफिक की समस्या हल हो सकती है। क्या है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मुझे सबसे पहले तो समझना होगा केबल कार लाने की शहर में जरूरत क्यों है। आप इसके पीछे जवाब आएगा कि शहर के ट्रैफिक के वजह से लाना है, ताकि लोगों के एक छोर से दूसरी छोर जाने में आवाज, हवा में उड़ के जाने से मुझे नहीं लगता है कोई रास्ता निकलना है। कितने लोग हवा में उड़ के जाकर निकल जाएंगे? इसका बजाय तो ये सैकड़ों करोड़ों रुपए जो 700 करोड़ से ज़्यादा आप सेंट्रल गवर्नमेंट से लाना चाहते हैं, उन्हें प्रेजेंटेशन देके उन्हें तैयार करना चाहते हैं, उस पैसे का सही उपयोग कीजिए। बाईपास को सुधारिए, रिंग रोड को सुधारिए, एबी रोड को सुधारिए, शहर की सड़कों को सुधारिए। जहां ओवरब्रिज की जरूरत है वहां तुरंत ओवरब्रिज बनाइए, इंतजार मत कीजिए। सर्विस रोड की जो है आप मरम्मत करिए, नहीं तो यही हाल होता है इस शहर में। बाईपास पे जो आप पुल बनाने जाते हैं, सर्विस रोड की मरम्मत नहीं करते हैं और घंटों का जाम लग जाता है, कहीं मौतें हो जाती है, कहीं जाने चली जाती है। इसकी वजह मुझे समझ में नहीं आता ये शहर को किस ओर ले जा रहे हैं, समझ क्या है। ये शहर के मौजूदा हालात को नहीं देखते हुए ये भविष्य की बात कर रहे हैं। भविष्य जब आएगा जब देखा जाएगा, पर अभी जो मौजूदा हालात है उसमें कैसे राहत दी जा सकती है उस पर फोकस करने की जरूरत है। और ये करोड़ों रुपए जो आप केबल कार और इस तरीके के प्रोजेक्ट में क्यों अपना समय व्यर्थ खराब कर रहे हैं? अभी जो मौजूदा हालात है इसमें कैसे बेहतर सुविधा दी जा सके, इस पर मुझे लगता है काम करने की जरूरत है, बहुत ज़रूरत है। और इन पैसों का सही उपयोग होने की ज़रूरत है। आप अगले 20 सालों के लिए प्रोजेक्ट अगर बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको इस शहर की सड़कों का हाल सुधार देना चाहिए, ताकि सड़कें पहले भरें, उसके बाद में आप दूसरे उपयोग करें। ये पूरा शहर जो है दूसरे, मैं विदेशों के कम से कम 50 शहर आपको ऐसे बता सकता हूँ जहाँ पे ट्रेनें नहीं चलती, जहाँ पे परिवहन नहीं, खुद की कारों से लोग जा रहे हैं, क्योंकि रोडों का विस्तारीकरण बहुत व्यवस्थित तरीके से किया गया है। मुझे लगता है इस समय रोडों के विस्तारीकरण और अतिक्रमण हटाने को लेकर बड़ा काम होना चाहिए। और ये 800 करोड़ में से 400 करोड़ भी शहर में लग गए तो आधे से ज़्यादा सिग्नल आपके गायब हो जाएंगे, क्योंकि आधे से ज़्यादा ब्रिज जो है पैरेलल ब्रिज बन चुके रहेंगे। और कम से कम शहर में जो सड़कों पे गाड़ियां खड़ी हो रही, कम से कम इमारतों में पार्किंग तो खुलवाइए। पार्किंग खोलने के लिए आप अभियान चलाते हैं, थोड़े दिन बाद ठंडे कर देते हैं। ये कौन सी पॉलिसी है? आपको जिस पे काम करना है उसको भूलकर आप जो है सपने दिखाते हैं कि आप हवा में उड़ के जाइए। तो ये थोड़े दिन में अधिकारियों को सवारी आती है किसी चीज़ की, अब आई ट्रैफिक हटाने की, अब आई उसके बाद अतिक्रमण हटाने की, और सब थोड़े दिन में गायब हो जाते हैं लोग। इनका लिमिटेशन होता है। अब हम बात कर लेते हैं दोपहर की खबरों के संक्षेप में। दोपहर की खबर 4-5 खबरें मैं आपको पहले पेश की एक बड़ी खबर बताता हूँ कि अब हमारे लिए जो है ट्रंप सरकार का मामला तो खत्म हो गया। आपकी बार ट्रंप सरकार पूरी तरह से खत्म हो चुका और झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैंगे। 5.5 करोड़ वीज़ाधारियों को तलाशना शुरू किया है। उसमें बहुत सारे इंडियंस हैं
जो एजुकेशन के लिए बच्चे गए थे और एजुकेशन पूरा होने के बाद वहाँ नौकरी तलाश रहे थे, उन सब का सामान वो बोरिया बंदर बांट के सामान जो है उनका भारत फेंका जाने की तैयारी की जा रही है। ट्रंप इस मामले में बहुत सख्त हो चुके हैं कि कोई रियायत का आसार दिखते नहीं है, इससे बड़ा नुकसान होगा। एक आज बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और यकीनन बहुत अच्छा फैसला दिया उन्होंने। एक तो उन्होंने डॉग लवर्स जो चाहे जहाँ ये कुत्ते और इनको लेके जो प्रक्रिया होती है जो पकड़ने को लेके, उसके विरोध में 25,000 रुपये तक का जुर्माना उन्होंने तय कर दिया कि आप शासकीय प्रक्रिया में बाधा न बने। इसके अलावा बीमार और ख़तरनाक कुत्तों को छोड़ने की कोई रियायत नहीं है और सड़कों पर खाना नहीं खिलाया जाए उसको लेकर अलग अलग प्रक्रियाएँ की गई जो अलग अलग तरीके से बनेगा। तो आज एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। राज्य सरकारों से भी राय मांगी गई है इसके अंदर कि किस प्रकार से आपके पास जो सुझाव तो भेजे जाएँ। एक अच्छा प्रयास, कोई भी कानून बने तो उसके लिए इतने सुझाव आना जरूरी होता है, ऐसा नहीं कि रात को बनाया और सवेरे थोप दिया। ये बहुत बेहतर कानून बनेगा मुझे लगता है कुत्तों को लेकर। और इस देश में हम सबकी बात करते हैं, इस देश में पहली बार इस कुत्तों की सुनवाई भी देश में सुप्रीम कोर्ट कर रही, बहुत बड़ी बात है ये। एक और मामला मैं आपको बताता हूँ, चीनी कंपनियों के लिए पूरी तरह से सोने के दरवाजे खोल दिए हैं भारत ने कि आप आइए और जो भी करना हो। अभी तक जो आप ये चीनी झालर का विरोध कर रहे थे कि चीनी गणेश जी का तो चीनी लक्ष्मी जी का विरोध कर रहे थे, अब पूरा बाजार आपको चीनी सामानों से भरा हुआ दिखने वाला है। और हिंदी चीनी भाई भाई का जो नारा एक बार फिर प्रधानमंत्री जी ने दिया है, अब बहुत अच्छे दोस्त हो गएंगे हम और अब बिल्कुल चीन के साथ चले गए। पर इसमें सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कि चीन का आयात बहुत बढ़ जाएगा, निर्यात भारत का कुछ भी नहीं हो पाएगा। चीन का निर्यात बेहद कम है पर चीन का आयात इतना इस देश में होगा कि चीन के इंजीनियर, चीन की कंपनियां, चीन की BYD कंपनी, ये सब हिंदुस्तान में आके अपना डेरा तंबू लगा चुकी रहेंगी। बहुत सारे भारत के जो कारोबार हैं इनको बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है क्योंकि अब हम पूरी तरह से चीन की गोद में जाकर बैठ चुके हैं। इससे बड़ा नुकसान होने वाला है। और एक छोटी सी खबर आपको बताता हूँ, उपराष्ट्रपति जी धनखड़, पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ जी जो है अब सोशल मीडिया से पूरी तरह गायब हो गए हैं। उन्होंने अपना एक्स जो ट्विटर हैंडल था उसको भी बंद कर दिया और वो ट्विटर हैंडल का अकाउंट जो है वो जे धनखड़ के नाम से किसी दूसरे के नाम पर आवंटित हो गया है और उसने अपनी जानकारी दी कि अब ये अकाउंट मेरे पास हैगा, अब इसका पूर्व राष्ट्रपति जी से कोई लेना देना नहीं रहा है। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि पिछले 1 महीने से वो अपने प्रांगण के दरवाजे से बाहर नहीं निकले हैंगे और अंदर ही हैं, वो बाहर कहीं नहीं निकल रहे हैं, न मैदान में न गेट तक कहीं देखने को लोगों को नहीं मिल रहे हैं। ये एक बड़ी विडंबना भी है कि इस देश का पूर्व उपराष्ट्रपति जो है किस स्थिति में है, कहाँ है, क्या बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। एक और खबर में मैं आपसे बात कर लेता हूँ, ये शेखर जी अवैध कॉलोनी को वैध करने की प्रक्रिया जो कल से शुरू हुई है, इसके अंदर एक एक प्लॉट होल्डर का जो हिसाब निकाला गया, अगर 1000 फीट का भी है कॉलोनी 1500 फीट का, तो कम से कम 5 से 6 लाख रुपए उसको देना पड़ेंगे वैध करने की प्रक्रिया में। क्या है संभव दिख रहा है क्या आपको? मैं आपको ये बता देता हूँ, जो कॉलोनियों को वैध की जा रही है उसके अंदर जो विकास शुल्क मांगा जा रहा है वो 50 रुपए से लेकर 150 रुपए स्क्वायर फीट तक का मांगा जा रहा है। ऐसे में वे लोग ही इसके अंदर विकास शुल्क भरने को तैयार होंगे जिन्हें नया मकान बनाना है, जिनके पास प्लाट है, जिन्हें नक्शा नगर निगम से पास कराना है या जिन्हें लोन लेना है, सरकारी लोन लेना है, तो ये उन्हीं लोगों को जरूरत है। बाकी जिन लोगों ने नहीं किया, ऐसा नगर निगम 150 से ज़्यादा कॉलोनियां वैध कर चुका है, वहां से कितना विकास शुल्क आया है इसका हिसाब किताब अगर आप देखेंगे तो समझ आ जाएगा कि कॉलोनी को वैध कर देने से काम नहीं हो रहा है, विकास शुल्क भी वसूलना होता है और इस मामले में नगर निगम हमेशा पीछे रहता है। और विकास शुल्क जो जहाँ से आ रहा है वहां से भी वो लोग विकास शुल्क देने को तैयार हुए जो चाहते हैं उनकी कॉलोनी वैध हो जाए, वे प्रॉमिस करते हैं, खाली प्लाट पड़े हुए हैं। तो कई लोगों को लगता है कि करोड़ों के प्लाट है, कुछ पैसा देकर लाखों रुपए अगर कुछ दे भी दिए जाए तो उनको पुरता हैगा। पर जहाँ जिन छोटी छोटी कॉलोनियों को कर दिया, जो अवैध कॉलोनी, जैसे मूसाखेड़ी की कॉलोनियों को आप, शाहीन नगर, पालदा की कॉलोनियों को अगर आप वैध कर रहे हैं, जो ऑलरेडी बस चुकी है, वहाँ सड़क, बिजली, पानी सब इंतजाम नगर निगम से हो चुके हैं, तो आप विकास शुल्क देने की वे क्यों जहमत उठाएंगे? मुझे लगता है वहां से विकास शुल्क वसूलना सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा। और विकास शुल्क के लिए मुझे आपको ये बता देता हूँ, जब से कॉलोनियां वैध की जा रही है, नगर निगम का अमला कभी किसी के घर नहीं पहुंचाएगा। जो कॉलोनियां वैध हुई है कि आप विकास शुल्क जमा करिए, वे तो वही लोग चल के आ रहे हैं जिन्हें नगर निगम की जरूरत है। पर विकास शुल्क के बिना ये सारा बोझ आएगा नगर निगम। अगर इसे पैसा वसूला नहीं गया तो इन कॉलोनी में जब भी काम होना शुरू होंगे तो इसके लिए बड़ी राशि नगर निगम को खर्च करना पड़ेगी। पहले भी अवैध कॉलोनी में इस प्रकार के काम होते रहे हैं पर पैसा नगर निगम की जेब से ही गया है। तो टैक्स का पैसा है, सही तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। तो ये तो थी अखबारी खबरें जिस पर हमने आपसे बात की। अब आपसे बात करते हैं इस शहर में कल जिस मुद्दे पर हमने आपसे बात की थी उसी को हम आगे बढ़ाएंगे कि जो 50 करोड़ रुपए का ये होर्डिंग और ये तमाम मामलों को लेके जो था उसके अंदर आज तक नगर निगम में जिन लोगों को दोषी पाया गया अधिकारियों को जांच के बाद में, आज तक किसी अधिकारी को जो है कार्रवाई नहीं की गई है उसके ऊपर। हमेशा ये होता है कि बड़ी जांच पड़ताल हो जाती है और अधिकारी को सुरक्षित करके वापस छोड़ दिया जाता है। ये क्यों होता है, क्या कारण है? ये 50 करोड़ का नुकसान हुआ
या फिर किसी एक और मामले में है, हम आपको सब बताते हैं। क्या शेखर जी? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कल जिस तरीके से चंदन नगर के बोर्ड का मामला उछला, बोर्ड का, हालांकि ये बोर्ड 4 महीने पहले लगे थे, मैं आपको बता देता हूं, और बोर्ड को जो गलत बोर्ड लगा दिए गए थे, नगर निगम की MIC की मंजूरी के बगैर लगा दिए गए थे, उन्हें हटाने नगर निगम की टीम 3 महीने पहले भी पहुंची थी, तब वहां के लोगों ने उसका विरोध किया और टीम लौट आई थी। 4 महीने तक इंतजार करते रहे कि चलो मामला दब गया है, भूल जाओ। कितनी बड़ी बात, विडंबना है ये कि चीजें ऐसे कैसे भूली जा सकती है कि जब फिर अखबारों में छपती है, सुर्खियों में आती है, तो नगर निगम जागता है। महापौर जी कहते हैं कि पार्षद के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। कैसे की जाएगी, बात समझ के परे जाती है। क्या पार्षद का काम है चिट्ठी लगाना, पार्षद ने वो चिट्ठी आगे कर दी कि मैंने तो सिर्फ चिट्ठी लिखी थी, उस पर अमल तो नगर निगम ने किया है। नगर निगम के अफसर बयान देते हैं जिम्मेदार कि हमने बोर्ड लगाने की कोई मंजूरी नहीं दी। जब आपने मंजूरी दी नहीं, पार्षद ने सिर्फ चिट्ठी लिखी, मांग की, तो ये बोर्ड बन के कहां से आ गए और लग कैसे गए? पार्षद ने अपनी जेब से तो नहीं लगवाए होंगे, ना वहां के रहवासी संघ ने कहीं से पैसा इकट्ठा। जब नगर निगम से बने गए बोर्ड, वहां जाके नगर निगम का ठेकेदार लगा के आया है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं उसे मंजूरी तो दी गई होगी। अब ये जिम्मेदार अफसरों को क्यों हर बार बख्श दिया जाता है, ये समझ के बाहर है। वे कौन अफसर हैंगे जिनकी वजह से ये बोर्ड लगे, और ये जो बोर्ड हटाने के बाद जो नुकसान नगर निगम को हुआ, इसकी भरपाई कौन करेगा, किसकी जेब से इसकी भरपाई होगी? ऐसा ही पहले भी हो चुका है। मैं आपको बता देता हूं, गणेशगंज में जो है मिश्रा जी के मकान पर आपने जो तालाबंदी कर दी थी, तब भी महापौर ने कहा था कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा जो इसका दोषी हैगा। उन्होंने कमेटी बना दी, जांच भी हो गई, दोषी अफसरों के नाम भी कर दिए गए, पर किसी अफसर का बाल भी बाका नहीं हुआ। तो ऐसा नगर निगम में होता रहता है। पिछले दिनों वर्दी खरीदने का जो मामला आया था, नगर निगम को रिमोल अमले को वर्दी पहनाने का मामला आया था, वर्दियां आ भी गई थी, बढ़ भी गई थी। उसके बाद में कहा गया कि इसके लिए तो कोई ठेका ही नहीं हुआ, किसी को बताया ही नहीं गया, जिम्मेदारों ने कह दिया। तो सैंपल के पीस हमारे पास आए थे जो हमने टीम को दे दिए, बाद में उनसे वापस बुला भी लिया। हल्ला हुआ कि फौजियों की जो यूनिफॉर्म है आप रिमोल टीम को कैसे पहनाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, और ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि नगर निगम जो है अपने दोषी लोगों को हमेशा बचाने में लगी रहती है। ये बताता है कि राजनीतिक संरक्षण अधिकारियों को किस प्रकार से मिला हुआ है। तो ये तो थी आज की हमारी महत्वपूर्ण चर्चा, जिस पर हमने आपसे बात की। हम आपसे आग्रह करेंगे कि कृपया करके इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।